गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम फिर से चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में गुट निरपेक्षता का सिद्धांत अर्थात नॉन अलाइनमेंट। इसमें इसके उद्देश्य क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी प्रासंगिकता क्या है आजकल के समय को लेकर। हम सबसे पहले जब गुट निरपेक्षता की बात करेंगे तो हम इसके शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि साधारण शब्दों में किसी भी गुट से दूर रहना या शामिल ना होना, ये साधारण शब्दों में इसका अर्थ है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद दुनिया दो गुटों में बट गई। प्रथम जो पहला गुट था वो था अमेरिका और दूसरा गुट था सोवियत संघ। ये जो दो गुट थे ये महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आए और इन गुटों, ये जो दोनों गुट हैं जिसमें मैंने आपको अंडरलाइन किया है, ये महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आए हैं। ऐसे नव स्वतंत्र जो अभी अभी स्वतंत्र हुए हैं वे राष्ट्र ऐसे, या फिर जो स्वतंत्र होने वाले हैं इसको हम बोलेंगे नव स्वतंत्र देश, अर्थात ऐसे नए स्वतंत्र राज्य किसी भी गुट में शामिल होने से डर रहे थे, जिसका कारण था कि यदि वे महाशक्ति सोवियत संघ में शामिल हो जाते हैं तो अमेरिका उनका दुश्मन बन जाता है और यदि अमेरिका में शामिल होते हैं तो सोवियत संघ उनका शत्रु बन जाता है। तो ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता को सही माना और भारत ने इस गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। ये जो सिद्धांत है, ये बड़ा, या नीति है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है और ये जो नवोदित राष्ट्र की स्वाधीनता की रक्षा करना, युद्ध की संभावनाओं को रोकना था। तो जो गुट निरपेक्षता अवधारणा के उदय के पीछे जो मूल धारणा थी वो ये थी कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों को शक्तिशाली गुटों से अलग रखकर उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाए। ये आप समझ गए होंगे। जब इंटरनेशनल हम पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो हर देश जो स्वतंत्र होता है वे अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है और हर युद्ध से बचना चाहता है। तो आज जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश गुट निरपेक्ष होने का दावा करने लगे हैं। तो जहां इसकी पहले संख्या 25 थी, अब वो बढ़कर धीरे धीरे 116, 117 होती चली गई है। दूसरे जो विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले तत्वों में गुट निरपेक्षता का विशेष महत्व है, क्योंकि जो इसका मूल उद्देश्य था वो था नवोदित राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा करना। ये मैं इसको आप दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये जो इसका मूल स्थापित होने का जो अर्थ था वो यही था, नए राष्ट्रों की सुरक्षा करना। तो शीत युद्ध के राजनीतिक ध्रुवीकरण ने गुट निरपेक्षता को समझ तैयार करने में एक उत्प्रेरक कार्य किया है, क्योंकि लंबे औपनिवेशिक आधिपत्य से स्वतंत्र होने के लंबे संघर्ष के बाद किसी दूसरे आधिपत्य को स्वीकार कर लेना जो नए राष्ट्रों के लिए असुविधाजनक स्थिति थी, ये आप समझ गए होंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वे एक ऐसी भूमिका की तलाश में थे जो उनके आत्मसम्मान और क्षमता के अनुरूप हो। तो स्वतंत्रता और सामूहिकता, इस मानसिकता ने गुट निरपेक्ष की वैचारिक और राजनीतिक नींव रखी। यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण डॉक्टर एम एस राजन ने कहा है कि जो गुट निरपेक्षता है इसमें कुछ शब्द और शब्दबंद तो केवल अर्थ जाल के द्योतक हैं और यह जाल गुट निरपेक्षता के ऐसे आलोचकों ने बुना है जिन्हें या तो इससे सहानुभूति नहीं रही या जिन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रही। भले ही कभी भी गुट निरपेक्ष देशों के प्रवक्ता और उनके समर्थक जो उन शब्दों का प्रयोग कभी कभी कर लेते हैं। तो गुट निरपेक्षता की नीति पिछले 4 दशकों से चल रही है और आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 देश इसे व्यवहार में ला रहे हैं। सब गुट निरपेक्षता को सही अर्थ समझते हैं। इसके कई कारण हैं।
कि जैसे गुटनिरपेक्ष देशों में अब भी गुटनिरपेक्षता से संबंधित शब्दावली के बारे में बड़ी भ्रांति फैली हुई है। ये जो मतभेद इस तरह के हैं, उसके किस पक्ष को कितनी प्रमुखता दी जाए, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। तो जब हम गुटनिरपेक्षता की बात करते हैं तो इसमें भारत का जो नाम है वो सबसे पहले आता है, क्योंकि इसकी जो स्थापना है इसमें 5 देशों के प्रमुख नाम आते हैं, जिसमें मैंने इसमें वर्णन भी किया है, क्योंकि जो इसकी स्थापना थी वो तो 20 सितंबर 1961 को हुई थी। और इसमें जो भारत है उसमें जो प्रमुख हमारे नेता रहे थे वो थे पंडित नेहरू। दूसरा था यूगोस्लाविया, जिसके नेता रहे थे जोसेफ हीज विटिटो। तीसरे थे इंडोनेशिया के, जिसके नेता थे सुकर्णो। फिर आता है चौथा मिस्र, जिसमें गमात अब्दुल नासिर थे। और अंत में 5वां देश आता है घाना, जिसके नेता थे वामे एनक्रूमा। ये इसके 5 देश थे। इसका बड़ा योगदान था और इन 5 देशों ने मिलकर गुटनिरपेक्षता की स्थापना करी थी और इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो घाना में हुआ था। तो ये जो प्रमुख इसकी भूमिका, इसका अर्थ जो मैंने संक्षिप्त रूप से आपको बताया है, इतना ही काफ़ी आज आपका विषय है। आप इसको ध्यान से पढ़िए, जो मैंने बोला है इसको समझने की कोशिश करिए। फिर हम आगे इसके संबंधों, उद्देश्यों और इसकी प्रासंगिकता के बारे में अध्ययन करेंगे।